हेलो स्टूडेंट्स, आरंभ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश साइंस के एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में आपके सामने कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक आपने 100 क्वेश्चंस तक देखा था। आज के क्लास में उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होती है। देखिए, अभी फ़िलहाल अभी के समय में एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए तो एक ट्रेंड है और ज़रूरत भी है, समय का डिमांड भी है कि हम लोग हाइड्रोजन पे अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं को क्या करें, तो हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी करें। जैसे डीजल, पेट्रोल, इसके कंबसन से, इसके दहन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती थी, अब वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो डीजल, पेट्रोल के स्थान पर हम लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया और वो है हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भी कई योजनाएं हैं और सरकार की भी ये रणनीति है कि अगले कुछ सालों में हम लोग क्रूड ऑयल पे अपनी निर्भरता कम करें। मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, सीएनजी, ये सब से ऊपर उठकर हम लोग हाइड्रोजन गैस को अपने फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, H2 प्रोडक्शन, वो हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। किस चीज़ से करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब ये हुआ कि हम लोग विद्युत अपघटन करेंगे जल का। विद्युत अपघटन करेंगे किसका? तो जल का। तो विद्युत अपघटन जब हम लोग जल का करते हैं तो हम लोग को H2 यानी हाइड्रोजन गैस का क्या उत्पाद, एक तरह से कहिए, इसका उत्पादन होता है। तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का। इसमें और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, कुछ रूल है, नियम है। हम लोग क्या करते हैं? वाटर ले लेते हैं और वाटर लेने के बाद हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस से, विभवांतर से। इसमें एक जो होगा एनोड होगा और एक जो होगा कैथोड होगा। तो यहाँ पे कैथोड पे जो है रिडक्शन होके और हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगा? तो कैथोड पे। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होता है? बॉस प्रक्रिया, हेबर्स प्रक्रिया, बर्कलैंड-आइड प्रक्रिया या फिर ओसवाल्ड प्रक्रिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रक्रिया है, यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, इसको कुछ हम लोग बोल नहीं सकते हैं, इसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, बस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में यहाँ पे सही मेथड नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं जाएंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? को विद्युत जल का विद्युत अपघटन, यही एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। कठोर जल, अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है? कठोर जल जो है वो कहाँ प्रयोग हो सकता है? कठोर जल किसे कहते हैं? जैसे अगर H2O है तो H2O को हम लोग बोलते हैं मृदु जल, इसको हम लोग बोलते हैं मृदु जल। यदि इसमें सॉल्ट आ जाएगा, अगर इसमें सॉल्ट आ जाएगा मतलब इसमें लवण हो जाएगा, अगर लवण आ जाएगा तब हम इसे बोलते हैं कठोर जल। और जल की कठोरता दो तरह का होता है, एक अस्थाई और एक क्या होता है? अस्थाई। तो जो कठोर जल होता है इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? बॉयलर में, कपड़ा उद्योग में, पीने के लिए, कागज़ उद्योग में। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ध्यान देने वाला पॉइंट है कि कपड़ा उद्योग में चाहे पीने के लिए ये सूटेबल नहीं है, कागज़ उद्योग में सूटेबल नहीं है। क्यों? जैसे कागज़ उद्योग जो है उसमें आपको पानी चाहिए, आप साल्ट लेंगे तो ये साल्ट मतलब लवण वाला जो पानी होगा वो केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो जल्दी क्या करता है? मशीन को ख़राब कर देता है। इसका इरोजन पावर ज़्यादा होता है। इरोजन मतलब क्षय करने की पावर जो होती है, क्षय करने की ताकत, मतलब जंग लगाने का अगर मैं
देखा जाए तो शुद्ध पानी और नमक वाला पानी, तो इन दोनों में नमक वाला पानी जो होता है ना वो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो जल्दी क्या करता है, क्षय कर देता है धातु को। तो कागज़ उद्योग वगैरह में सॉल्ट आ जाने से इसका एप्रोप्रिएट यूज, एक उचित उपयोग नहीं किया जा सकता। कपड़ा उद्योग में चाहे पीने के लिए ये सुटेबल नहीं है। बॉयलर में क्या होता है, ध्यान से समझिए, बॉयलर में क्या होता है कि सिंपली पानी से भाप बनना है, तो उसमें नमक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयलर में इसका यूज कर सकते हैं, पीने के लिए नहीं यूज कर सकते। कपड़ा उद्योग में नहीं कर सकते क्योंकि ये नमक जब जाएगा तो ये फास्ट रिएक्शन करके ये खराब कर देगा कपड़े को। या फिर अगर कागज़ उद्योग की बात करें तो इसमें भी ये पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, बॉयलर में। कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाता है, विसरण, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और संघनन। तो ध्यान दीजिए, कपूर जो है ना एक तरह का क्या है, तो ऊर्ध्वपातन, ये क्या है, एक सबलाइम है, ये क्या है, सबलाइम। सबलाइम मतलब होता है ऊर्ध्वपातन दर्शाता है। ये ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि जो ठोस से गर्म करेंगे, तो ठोस से गर्म करेंगे तो सीधे किस में परिवर्तित होगा, तो गैस में। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे ठोस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाते हैं, ठोस से गैस में जाते हैं। कौन कौन है, तो कुछ आपको याद रखना चाहिए। ठोस CO2 जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शुष्क बर्फ। ठोस आयोडीन, अगर आयोडीन लेते हैं ठोस तो ये काले कलर का क्या होता है, काला ठोस होता है। और जब ये गैस में बनता है, गैस में जब बनता है आयोडीन तो ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का। इसके बाद देखें NH4Cl, उसके बाद देखें नेफ्थालीन, उसके बाद क्या होगा, नेफ्थालीन। नेफ्थालीन जो है ना, नेफ्थालीन किसे कहते हैं, आप देखते हैं कपड़ा वगैरह रखते हैं, कागज़ वगैरह, तो उसमें वाइट नेफ्थालीन बॉल डाल देते हैं। ये जो होता है ना, एक क्या है, कीटनाशक के तौर पे है कि कपड़ा या आपका पेपर वगैरह ख़राब नहीं हो, ज़्यादा समय तक रखा रहे तो NH4Cl, नेफ्थालीन, ठोस आयोडीन, ठोस CO2, ये सब जो है ना, एंथ्रासीन भी कह सकते हैं, एंथ्रासीन। तो ये सब कुछ कंपाउंड है जो हमेशा क्या होता है, सबलाइम होता है, मतलब ऊर्ध्वपातन शो करता है और डायरेक्टली ठोस से किस में जाता है, गैस में। तो कपूर को जब खुले पात्र में रख देंगे तो ऊर्ध्वपातन के कारण वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है, धीरे धीरे वो गैस बन के उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्फा पार्टिकल वैसा ही है जैसा कि, अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, तो अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, तो जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, He+2, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और यानी परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो जितना होता है परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा न्यूट्रॉन। तो इस तरह से होता है। और इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, सिर्फ क्या बचेगा, नाभिक, सिर्फ क्या बचेगा, नाभिक। तो इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो यही होता है अल्फा पार्टिकल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, या अल्फा कण भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल वैसा ही है जैसा कि प्रोटॉन, नहीं, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है। देखिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के कलेक्शन को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक क्या है, तो यही है अल्फा पार्टिकल। कैसे, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बचा, हीलियम का नाभिक बचा, यही, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। रासायनिक पदार्थ, कोई भी मैटर हो, मैटर इज, कोई भी मैटर हो यानी कोई भी पदार्थ हो, इसका सबसे छोटा इकाई जो होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या होता है, परमाणु। क्या होता है, परमाणु। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यही बात तो बोले थे डाल्टन साहब।
जॉन डाल्टन साहब सबसे पहली बार एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत किए थे। तो जॉन डाल्टन साहब क्या बोले थे कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यही बात बोले थे। तो यहाँ पे क्या होगा, परमाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। वह एटम जिसके केवल पहले ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही कक्षा होता है, वो कौन एटम है? देखते हैं हीलियम। हीलियम का क्या होता है 1s2, इसमें इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका परमाणु संख्या होता है 3, इसका होता है परमाणु संख्या कितना 10, इसका होता है परमाणु संख्या कितना 4। तो देखा जाए लिथियम का तो 1s2 2s1 होगा, नियोन का लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 होगा, और बेरिलियम का लिखा जाए तो 1s2 2s2 होगा। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ऑर्बिट है, इसमें भी दूसरा ऑर्बिट है, लेकिन हीलियम में एक ही ऑर्बिट है, एक ही कक्षा है, इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है, ये जब ऑक्सीजन गैस से मिलकर रिएक्ट करके पानी बनाता है तो इसमें से क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। किस फॉर्म में? उष्मा के फॉर्म में। किस फॉर्म में? उष्मीय ऊर्जा निकलती है। तो उष्मा निकलती है, सही तो लिखा है, निकलती है। गर्मी का अवशोषण होता है, न गर्मी निकलती है न अवशोषण होता है। विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही वायलेंट होता है, एकदम खतरनाक विस्फोट होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलता है मिलकर। तो उष्मीय ऊर्जा क्या होती है? निकलती है, सिंपल सा बात। काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, काटने और घिसाई के लिए उसी का प्रयोग करेंगे जो हार्ड है। कोई सॉफ्ट चीज़ से कोई चीज़ काटा नहीं जाता, जिसका हार्डनेस ज़्यादा होगा उसी का यूज हम लोग करते हैं काटने के लिए। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस या सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड का नाम आ रहा है, SiC, सबसे खतरनाक सॉलिड है ये बहुत ही क्या है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड। इसीलिए इसका उपयोग काटने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डायमंड का उपयोग, हीरे का उपयोग हम लोग शीशा काटने के लिए करते हैं, उसी तरह से इसका उपयोग कोई भी चीज़ काटने में कर सकते हैं। बहुत हार्ड होता है, बहुत। हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो उसे इतना कीमती बनाती है? इसका उच्च गलनांक होना, कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलता है, ये ज़्यादा ताप पे क्या होता है, पिघलता है, क्या ये इसका खासियत है? या फिर संक्षारण प्रतिरोध, या फिर इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये इसका खासियत है? या बहुत सख्त होना, हार्ड है बहुत, ये इसका खासियत है? या अपवर्तनांक का अधिक होना, ये है? तो ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक का अधिक होना, ये इसका खासियत है। अपवर्तनांक अधिक होगा तभी तो होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन जब होगा, परावर्तन, तभी ये चमकेगा। तो इसके चमकना इसका खासियत है, और ये किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसीलिए इसका अपवर्तनांक जो होता है म्यू, बहुत ही ज़्यादा होता है। पॉलीथीन, इनमें से किसको बहुलकीकरण करके बनाया जाता है? किसका बहुलक है पॉलीथीन? तो नाम तो सुनने में लग रहा है, नाम क्या है? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इथीन से बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है? इथीन से। इथीन को पॉलीमराइज कर दीजिए, बहुलकीकरण कर दीजिए, बहुलकीकरण। तो जब आप इथीन का बहुलकीकरण कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। तो इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4। तो ऑप्शन कहाँ है? C2H4, ये है, C2H4 है जो ये इथीन है। ये क्या है? इथीन। इसमें कार्बन जो है, कार्बन से डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, द्वि सहसंयोजक बंधन से बंधा हुआ है, इसीलिए ये इथीन है। देखते हैं नेक्स्ट। खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कौन सा है? खमीरीकरण क्या होता है? ईस्ट जनरेट करना। तो किस टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा ईस्ट जनरेट होगा? तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जैसे जलेबी वगैरह जो बनाता है उससे पूछिएगा, यही काम करता है।
वो क्या करता है, खमीर तैयार करता है। खमीरीकरण मतलब क्या होता है, ईस्ट तैयार करना छोड़ देते हैं हम लोग मैदा को पानी में मिक्स करके और उसको छोड़ देंगे। इस टेम्परेचर पे जब छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, खमीर जनरेट होगा। तो ये खमीरीकरण के लिए टेम्परेचर जो उत्तम है, इस टेम्परेचर पे ज़्यादा डेवलप करता है, ज़्यादा क्या होता है, तो तेज़ी से फैलता है खमीर। इनमें से कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव है? रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, जो कुछ रे इमिट करते रहता है, हमेशा कुछ किरण छोड़ते रहेगा अपने से, उसे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियम, रेडियम तो बिल्कुल है, आप देखते हैं घड़ी टॉर्च वगैरह में यूज़ किया जाता है रेडियम, ये हमेशा चमकते रहता है। पोलोनियम, पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है। थोरियम, ये तो मेन रेडियो एक्टिव चीज़ है भाई, इसके लिए कहने वाला बात ही नहीं है। और इरिडियम, तो इरिडियम जो है ये नहीं है रेडियो एक्टिव, ये क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। तो पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ये होगा, ये क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इरिडियम होगा। यहाँ पर तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। मुझे लगा कि रेडियो एक्टिव नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, लौह की चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? लौह का सीट है, चादर है, उस पर हम लोग जिंक चढ़ाते हैं, चढ़ाने का रीज़न क्या है, जंग न लगे, क्या हो, जंग न लगे। तो जंग जब नहीं लगेगा तो वो सेफ रहेगा आयरन, लोहा। तो लोहे को सेफ करने के लिए हम उस पर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन जो है ये ऐसा मेथड है जिसमें जिंक का लेयर हम लोग लोहे के ऊपर चढ़ाते हैं, इससे जंग नहीं लगता है, जंग से बचाने के लिए करते हैं। या फिर लोहे को पेंट कर देते हैं, पेंट कर देने से भी क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर से, नमी से उसका क्या होता है, संपर्क टूट जाता है। जैसे जंग कब लगता है, आयरन को जब ऑक्सीजन मिले और पानी मिले, यानी नमी मिले, नमी और पानी, ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3 और H2O, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म होता है किसका, Fe2O3 का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग, इसी को हम लोग बोलते हैं जंग। तो ये जंग लगता है जब ऑक्सीजन और पानी का क्या होता है, कांटेक्ट होता है आयरन से। लेकिन यदि अगर लोहे के चादर हैं और लोहे का चादर जो है इसको पेंट कर दें, तो इसके ऊपर पेंट कर देने से क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर से संपर्क टूट जाएगा, तो जंग नहीं लगेगा। या फिर इसके ऊपर क्या करें, जिंक का लेयर चढ़ा दें, तो जिंक भी रोक देगा, तो नहीं होगा। तो गैल्वेनाइजेशन इस मेथड को बोलते हैं। नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नहीं छोड़ दिए हैं। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व नहीं है? बताइए कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन यूज नहीं होता है? जैसे बोला है प्रोटीन, तो प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता ही है। क्या होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन ही होता ही है। ये अमीनो एसिड का क्या होता है, पॉलीमर होता है। मान लेते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होगा और इस तरह से कोई भी कंपाउंड होगा, तो फिर वो क्या बनाएगा, अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पे ये अमीनो एसिड है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे NH2, उल्टा लिख दिया। अल्फा कार्बन पे क्या होगा, NH2 रहेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन। इसी का पॉलीमर होगा, बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो वो क्या बोलते हैं उसे, प्रोटीन। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या होता है, तो ये अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर है। अल्फा अमीनो एसिड का क्या है, पॉलीमर। अब अल्फा अमीनो एसिड किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं एसिड मतलब होता है, एसिड कहने का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब इसके अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप आ जाए NH2, तो इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। तो कोई भी प्रोटीन जो होता है ना, वो अल्फा अमीनो एसिड का ही पॉलीमर होता है। मतलब ये कंपाउंड ढेर सारा रहेगा, एक फिर इसके बगल में एक, फिर एक इसके बगल में, और इस तरह से एक बड़ा मोलिकुल बनेगा, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन। तो उसमें देखिए नाइट्रोजन है। खाद में क्या है, नाइट्रोजन है, यूरिया हो गया, NPK हो गया,
ठीक है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। विस्फोटक में हम लोग यूज करते हैं HNO3। ये देखिए कितना नाइट्रोजन का रोल है विस्फोटक में। DDT यहाँ पे नहीं होगा, DDT में नाइट्रोजन नहीं होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। मंदक का कार्य कौन करता है? जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, ढेर सारा न्यूट्रॉन जनरेट होता है। कोई न्यूट्रॉन जाता है और ये न्यूट्रॉन क्या करता है, यूरेनियम के हैवी न्यूक्लियस को, जो बड़ा सा नाभिक है यूरेनियम का, उसको एक न्यूट्रॉन जाके ऐसे धक्का मार देता है जिससे यूरेनियम टूट जाता है और उससे 3 न्यूट्रॉन जनरेट होता है। फिर ये तीनों न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को तोड़ेगा तो 3-3 जनरेट होगा, फिर ये न्यूट्रॉन से भी 3-3 जनरेट होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मंदक का कार्य, जो कि न्यूट्रॉन के स्पीड को कम कर देता है, वो कौन सा यूज किया जाता है, भारी जल D2O। कौन सा यूज किया जाता है, D2O। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है। निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध बनता है? आयनिक बॉन्ड किस में है, तो K+Cl- सबसे अच्छा। इसमें तो मोलिकुलर है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है NH3 में, Cl2 में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, H2O में भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। KCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। एक मोल में कितने अणु होते हैं? एक मोल जो है ना, एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे एक दर्जन में जैसे 12 होता है, उसी तरह से एक मोल में कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। जब इतना वस्तु होगा, इतना पार्टिकल जब होगा तब उसे एक मोल बोलेंगे। 6.023 × 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। डेली लाइफ में हम लोग अंडा, संतरा, केला ये सब गिनने के लिए मोल का यूज़ नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल साइंस ये सब गिनने के लिए मोल का यूज करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है ना, इतना मात्रा में कोई केला, संतरा हो ही नहीं सकता है, बहुत बड़ा नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? निष्क्रिय किसे कहते हैं? जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, निष्क्रिय उसी को कहते हैं। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, हीलियम। हीलियम देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इतना जो है ना एलिमेंट, वो निष्क्रिय गैस है। ये रूम के तापमान पर क्या होता है, गैसीय अवस्था में होती है। तो इस सब को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। ये किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और बॉन्ड नहीं बनाता है। ये निष्क्रिय होता है या अक्रिय होता है, ठीक है, अक्रिय या निष्क्रिय होता है हीलियम। निम्न में से किसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब नाभिक में, न्यूट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन, सोडियम, ट्रिटियम, हीलियम। देखिए हाइड्रोजन का जब चर्चा किया है तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, 1H1, 1H2 जिसको D भी बोलते हैं और 1H3 जिसको T भी बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है। तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है, समस्थानिक है। ये क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। और ये क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक। हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, तीनों का अलग अलग नाम दिया गया है। इसमें इसका एटॉमिक नंबर Z कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। इसका भी Z यानी परमाणु संख्या 1, इसका भी परमाणु संख्या 1। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 1। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 - 1 0। n का वैल्यू कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या 2। तो देखिए कि यहाँ पे तीनों आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का, तीनों समस्थानिक, इसमें ये हाइड्रोजन जो है इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं। हीलियम की बात करें तो हीलियम में तो आपने भी देखा ही था 2 4। तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा, Z, P और E तीनों होगा 2। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 में से 2 गया तो 2। हीलियम के बाद देखें अगर सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23।
तो जेड यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 23 माइनस 11 मतलब 12। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि सब में न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, यानी ये हमारा आंसर होगा। और आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या ये जो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है इसका अलग अलग नाम है। प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रिटियम। तो तीनों समस्थानिक का अलग अलग नाम है। ये पहला ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन, प्रथम ऐसा ये तत्व है जिसके अलग अलग समस्थानिक का अलग अलग नाम है, बाकी कोई तत्व का नाम अलग अलग नहीं है। निम्न यौगिकों में से कौन सा प्रशीतन हेतु उपयोग किया जाता है? कूलेंट के तौर पे कौन यूज किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ओजोन लेयर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? तो बिलियर्ड साहब ने की, HR बिलियर्ड साहब ने गामा किरण की खोज की। गामा किरण क्या होता है? तो आपको बताए थे पिछले क्लास में कि गामा किरण जो है ये दूसरा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाला क्या है? एक विद्युत चुंबकीय किरण है। फोटोग्राफिक प्लेट को सामान्यतः किसकी पतली फिल्म से लेपित किया जाता है? तो फोटोग्राफी में AGBR का यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। प्रकाश को लेकर ये काफ़ी चेंजिंग शो करता है। मैग्नीशियम उपस्थित है क्लोरोफिल में, विटामिन सी में, हेमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में यानी बी में। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है और B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। B12 में क्या होता है? कोबाल्ट। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखिएगा। विटामिन सी ऑर्गेनिक है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये एसिडिक है, इसमें मेटल नहीं होता है। निम्न यौगिकों में से कौन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण देता है? ये 12th क्लास का केमिस्ट्री में टॉपिक था, टॉलेंस टेस्ट, वहीं का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि बेंजेल क्लोराइड, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, इसमें क्या होता था ना कि बेंजल्डिहाइड जो है अल्डिहाइड वाला इसमें रिएक्शन देता था। ये अल्डिहाइड वाला क्या देता था? Ag देता था, मतलब सिल्वर। इसी को सिल्वर दर्पण बोल रहा है, सिल्वर दर्पण देता है। तो सिल्वर दर्पण यही देता है रिएक्शन, अल्कोहल वगैरह ये रिएक्शन नहीं देता है, इसीलिए इसका ऐसा नाम दिया है। तो क्या होगा ऑप्शन? बेंजल्डिहाइड। कैटेनेशन की महत्तम योग्यता दर्शाई जाती है। कैटेनेशन क्या होता है ये समझिए। कैटेनेशन का मतलब है कि एक बहुत बड़ा चेन जो कि स्टेबल हो, जैसे कार्बन, सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है, उसके बाद कौन करता है? सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन करता है। तो कार्बन का ये प्रवृत्ति है कि वो बहुत बड़ा कार्बन का चेन बना देगा। कार्बन से बॉन्डेड है कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और इस तरह से बहुत बड़ा चेन बनाएगा और वो भी पूरी तरह से स्टेबल, टूटेगा नहीं। तो ये टेंडेंसी सिर्फ कार्बन में ही है, ये प्रवृत्ति कार्बन में ही होता है। इसके बाद सिलिकॉन में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसा होता है। सोडा लाइम क्या है? सोडा लिखा है तो ये NaOH, लाइम लिखा है तो CaO, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनबूझा चूना या बिना बूझा चूना, ऐसे कुछ बोलते हैं, अनबूझा हुआ चूना। और बूझा हुआ चूना किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। और इसमें जब पानी मिला देंगे, CaO में जब पानी मिला देंगे तो बन जाएगा CaOH2, इसको बोलते हैं बूझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बूझा चूना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, जो खैनी बनाने में यूज किया जाता है। खैनी वगैरह खाने में यही यूज करता है। क्या यूज करता है? CaOH2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण सही लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा लाइम।
निम्न में से कौन सा मानव निर्मित वस्तु या रेशा नहीं है? ऊन। देखिए ऊन जो है मानव निर्मित नहीं है, ऊन जो है एक आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, ये नेचुरल फाइबर है। और ये किस चीज़ का बना होता है? तो प्रोटीन का। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? प्रोटीन का। बाकी रेयॉन, रेयॉन देखिए रेयॉन भी जो है ना, आधा जो है प्राकृतिक है और आधा जो है कृत्रिम है। रेयॉन पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है। मतलब ये हुआ कि वुड पल्प, लकड़ी के गुद्दे या फिर कॉटन के फाइबर से उन रेयॉन तैयार किया जाता है। तो ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि कॉटन के हेल्प से आप रेयॉन बना रहे हैं। तो ये 100% ऐसा नहीं है कि ये आप कोई केमिकल से तैयार कर रहे हैं, बल्कि आपने सहारा लिया प्राकृतिक इसका, कॉटन का। कॉटन मतलब आपने रुई का, कपास का यूज किया, तो इस सब को यूज करके बनाया जाता है, इसलिए 100% नहीं है। बट यहाँ पे लिखा है मानव निर्मित नहीं है, तो 100% की बात कर रहा है, तो ऊन लिखेंगे यहाँ पे। सभी तरह के इस्पात में होता है। इस्पात किसे कहते हैं? इस्पात को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें हार्डनेस बढ़ाने के लिए, शुद्ध समझिए, शुद्ध लोहा जो होता है ये काफ़ी लचीला होता है, सॉफ्ट होता है। शुद्ध लोहा कैसा होता है? तो पहला कि लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, कमज़ोर होता है। ये तीन चीज़ ध्यान रखिए, तीनों चीज़ होता है। शुद्ध लोहा क्या होता है? लचीला, सॉफ्ट और कमज़ोर। लचीला, सॉफ्ट और कमज़ोर। तो इसमें हम लोग कार्बन मिला देते हैं। अब कार्बन मिला देने से ये क्या बन जाता है? इस्पात। और ये क्या हो जाता है? इसका हार्डनेस बढ़ जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, सॉफ्टनेस कम जाएगा, सब मजबूत हो जाएगा। तो इसमें कार्बन एवं लोहा होता है, ठीक है, कार्बन एवं लोहा। आपेक्षिक घनत्वों के आरोही क्रम में तत्वों का कौन सा क्रम सही है? सीसा, सोना, पारा और एल्युमिनियम। सुनिए, एल्युमिनियम जो है ना, इसका डेंसिटी होता है 2.7 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml अगर आप एल्युमिनियम लेंगे तो उसका वजन होगा 2.7 ग्राम। अगर आप सीसा लेते हैं, लेड, पीवी, तो इसका होता है 11 ग्राम पर ml। और अगर आप पारा लेते हैं तो इसका वजन होता है 13.6 ग्राम पर ml। और अगर आप सोना लेते हैं तो इसका वजन होता है, 1 ml लेते हैं तो वजन होता है 19 ग्राम। तो अगर देखा जाए इन सब में तो एल्युमिनियम का सबसे कम। ऐसे भी देखिए आप, एल्युमिनियम जब मेटल हाथ में लेते होंगे तो आपको लगता होगा कि इतना बड़ा एल्युमिनियम है, लेकिन इसका वजन ज़्यादा नहीं है। इसीलिए ट्रेन और वायुयान, हवाई जहाज़ वगैरह का जो बॉडी पार्ट होता है और ट्रेन का जो बॉडी पार्ट होता है, वो सब बनाने के लिए एल्युमिनियम का हम लोग यूज़ करते हैं। इसी का हम लोग एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय बनाने का रीज़न ये है कि एल्युमिनियम जो है हल्का होता है, डेंसिटी कम है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत मजबूत नहीं होता है। तो इसमें कुछ अलग अलग सब्सटेंस मिला के इसका हार्डनेस बढ़ा देते हैं। तो जो हवाई जहाज़ बनाया जाता है या ट्रेन का कोच वगैरह, बोगी जिसको बोलते हैं, उस सब में एल्युमिनियम मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। और जो तैयार किया जाता है वो उसको बोलते हैं ड्यूरालुमीन। क्या बोलते हैं? ड्यूरालुमीन। इसमें मुख्यतः क्या होता है? तो मुख्यतः इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम। मुख्यतः क्या होता है? एल्युमिनियम, फिर होता है मैग्नीज, फिर होता है मैग्नीज, फिर होता है कॉपर। ये तीनों होता है, ये तीनों मिला कर बनाते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम, सीसा, पारा और सोना ऐसे होगा। एल्युमिनियम, सीसा, पारा और सोना। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्युमिनियम किस में पहले है, तो ये दोनों में है। अब ये आरोही क्रम बोला है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब डेंसिटी जिसका कम है उसको पहले लिखिए। तो एल्युमिनियम दोनों में देखिए, दोनों में यहाँ था, फिर सीसा, फिर पारा, फिर सोना, इस तरह से होगा। निम्नलिखित में दिए गए कूट योजना अनुसार अपने उत्तर देने के लिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, अम्ल लवण, लवण का भी ना प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। अगर वो लवण स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, मतलब अम्ल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इससे बना है, तो वो अम्लीय होगा। जो प्रबल होता है उसका सॉल्यूशन वैसा ही होता है। जैसे देखिए, जैसे NH4OH, ये एक क्षार है और ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो ये क्या है? अम्ल है। अब ये दोनों मिलकर जो
सॉल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा NH4Cl, इसका नेचर कैसा होगा, प्रवृत्ति कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय? तो क्षारीय यहाँ पे दुर्बल है, NH4OH क्या है, दुर्बल, HCl क्या है, प्रबल, स्ट्रांग है ये, तो एसिडिक होगा। इस सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, लवण का, एसिडिक, ऐसा ही होता है। तो अम्लीय लवण कौन होगा और क्षारीय लवण कौन होगा? तो क्षारीय लवण कौन होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि क्षारीय लवण जो है वो श्वेत सीसा होगा यानी PbCO3, और अम्लीय लवण जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3, क्योंकि इसमें देखिए हालांकि ये दोनों होता है, इसमें अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। कहिए कैसे? देखिए ये दोनों साथ रिएक्शन करता है। ये जो है ना HCO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, ये वीक एसिड से बना हुआ है। तो वीक एसिड से है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो है अपना प्रॉपर्टी शो करता है। अच्छा HCO3 है तो ये H2CO3 से बना है, तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ही, इसलिए भी ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर शो करता है। क्षारीय श्वेत सीसा किसे बोलते हैं, PbCO3 और PbOH2 को, इसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ना बेसिक होता है। दुई लवण किसे कहते हैं, डबल सॉल्ट, तो ये फिटकिरी को बोलते हैं। फिटकिरी कैसे डबल सॉल्ट है, क्योंकि एल्युमिनियम और पोटेशियम का वो सॉल्ट है, इसलिए इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, दुई लवण। और संकुल लवण किसे बोलते हैं, K4 पोटेशियम फेरोसाग्नाइड पे K4FeCN6 को बोलते हैं, इस तरह से। तो ये लवण का टाइप है। ये सब जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ते हैं, अम्ल क्षार और लवण, तब समझ में आता है क्लियर से। और अम्ल लवण उसे कहते हैं जो वैसा लवण जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये थोड़ा ऑप्शन जो है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों होता है। NaHCO3 जो है ये दोनों नेचर इसमें होता है, थोड़ा सा एसिडिक भी, थोड़ा सा बेसिक भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस तो स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा बेसिक होगा, लेकिन यहाँ पे HCO3 है, मतलब एसिड का दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हुआ है, हटा नहीं है, इसलिए थोड़ा एसिडिक भी होता है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, आप मिला लीजिए। ये शायद यही होगा, क्योंकि ये 1 का 2 है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह किसे कहते हैं? शून्य समूह, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह है। तो शून्य समूह किसे कहते हैं? तो 18वें ग्रुप को क्या बोलते हैं? शून्य समूह। इसमें कौन कौन है? इसमें अक्रिय गैस है। इसमें कौन कौन है? अक्रिय गैस है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये सब कौन है? निष्क्रिय गैस है या अक्रिय गैस है। तो 18वें ग्रुप में कौन कौन है? निष्क्रिय या अक्रिय गैस। हैलोजन कौन से ग्रुप में है? तो ये 17वें में है। अल्कली धातु किस में है? पहले में, फर्स्ट में। और अल्कलाइन धातुएं किस में है? तो ये दूसरे में है। तो इस तरह से नाम दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? तो ये लाइट को क्या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाइट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, चार्ज हो जाता है, यही ना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इस तरह से बना होता है ब्लॉक, सोलर प्लेट कहिए। तो सोलर प्लेट में क्या होता है, जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने से चार्ज हो जाता है, चार्ज वो विद्युत ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सेकेरिन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो बेंजीन, फिनॉल, टॉलिन या एनिलीन। तो टॉलिन का उपयोग किया जाता है सेकेरिन बनाने में। अब आप सोच रहे होंगे कि सेकेरिन क्या होता है। सेकेरिन ना एक मीठा टेस्ट देने वाला एजेंट है। एक किसी तरह से यूज किया जाता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम भी मीठा टेस्ट देता है, मीठा स्वाद देने वाला क्या है? मीठा स्वाद देने वाला क्या है? एक एजेंट है मीठा स्वाद देने वाला। इसमें ऊर्जा नहीं होती है, इसमें ग्लूकोज नहीं होता है। इसमें थोड़ा बहुत होता है, इसमें थोड़ा बहुत ऊर्जा होता है, और इसमें जो है ऊर्जा एकदम नहीं होता है। इसमें ऊर्जा नहीं होती है, इसमें ऊर्जा होती है। तो ये बस मीठा करने वाला एजेंट है, लेकिन इसमें ग्लूकोज नहीं होता है। जैसे किसी को चीनी का बीमारी है,
तो शरीर में ग्लूकोज नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको मिठाई खाना है जो कि मीठा लगे, थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो क्या करेगा वो सेक्रिन खाएगा। सेक्रिन का बना हुआ चीज़ खाएगा, शुगर फ्री, इसमें शुगर है ही नहीं, लेकिन मीठा लगेगा, लेकिन उसमें कोई शुगर नहीं रहेगा, ग्लूकोज वगैरह नहीं रहेगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर, क्योंकि सब के सब मीठे होते हैं टेस्ट में, इसीलिए सबको शुगर कहा जाता है। लेकिन डेली लाइफ में हम लोग जो खाना वाना खाते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं शुगर यानी चीनी। हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर यानी चीनी, तो वो हम लोग बोलते हैं सुक्रोज को। किसको बोलते हैं? सुक्रोज को। C12, H22 और O11। तो इस तरह इसका फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, इटियम नहीं है। अभी बताया जैसा कि आप देखें। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान है, ये सही नहीं है। HCl एक अम्ल है, कहाँ इसमें ऑक्सीजन है? HBr एक एसिड है, कहाँ अम्ल है, कहाँ इसमें ऑक्सीजन है? अम्ल नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। अम्ल क्षारों के साथ मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत। बल्कनीकरण है एक। बल्कनीकरण क्या होता है? तो आपको जैसा कि जानते हैं प्राकृतिक रबर बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्राकृतिक रबर कैसा होता है? सॉफ्ट। इसको गंधक के साथ हम लोग हीट करते हैं, गंधक के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये एकदम मजबूत बनाता है रबर, मजबूत रबर बनाता है, इसका मजबूती बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। तो क्या है वल्कनीकरण? ज्वालामुखी विज्ञान का अध्ययन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुलक को निम्न करने की विधि? नहीं। वोल्टेज सेल को बनाने से संबंधित? नहीं। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करके इसे सख्त करने की विधि? बिल्कुल सही, यही मेथड है। जैसे रबर टायर वगैरह जो होता है, देखते हैं टायर बहुत मजबूत होता है, एकदम बहुत मजबूत, उतना ज़्यादा लोड, हैवी लोड होता है, फिर वो चलता है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम ऐसे तोड़िएगा यहाँ से टूट जाएगा। तो फिर उतना सॉफ्ट रबर का तो टायर बनाया नहीं जा सकता, तो हम लोग उसको सल्फर के साथ बल्कनीकृत करते हैं। ठीक है। मैरी क्यूरी एवं उसके पति ने अलग किया था, क्या अलग किया था? रेडियम और पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम को उन्होंने क्लासिफाई किया था, और रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। क्लास में आप थ्योरी में पढ़ेंगे। निम्न में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में व्यवहार किया जाता है? मंदक किसे कहते हैं? जो स्लो कर देता है न्यूट्रॉन के स्पीड को, जैसा कि आपने भी देखा। तो इसमें किसको यूज करते हैं? तो ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को यूज किया जाता है मंदक के रूप में। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। एक उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? बताइए कि उत्प्रेरक के बारे में क्या सही है। उत्प्रेरक करता क्या है वो समझिए। कोई रिएक्शन है उसको फास्ट कर देगा या स्लो कर देगा, दोनों में कुछ भी कर देगा। कैसे करता है वो समझिए। जैसे कोई उत्प्रेरक है तो जैसे देखिए कोई रिएक्शन होता है तो उसमें अभिकारक जो है वो उत्पाद बनाता है, रिएक्टेंट। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो अभिकारक होता है वो जाता है कहाँ? बी में। तो ए से बी में जाने के लिए उसको एक बैरियर पार करना पड़ता है, एक बाधा पार करना पड़ता है। तो कैटलिस्ट का जब यूज करते हैं तो अगर वो कैटलिस्ट स्पीड बढ़ाएगा रिएक्शन का, तो वो क्या करता है ना, ये बाधा को छोटा कर देता है। बाधा को क्या करता है? छोटा। और ये बाधा जो है ना वो सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर कोई, तो इससे क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा, रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? कैटलिस्ट जब यूज किए उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक ने क्या किया? इस ऊर्जा को कम कर दिया। तो जो रिएक्ट ए से बी जा रहा था ऊपर से, अब वो नीचे शॉर्टकट से निकल जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया की गति, वो तेज हो जाएगी। और यदि उस उत्प्रेरक को उस अभिक्रिया की गति को तेज नहीं करना है, कम करना है, तो वो उत्प्रेरक क्या करेगा? दूसरा उत्प्रेरक रहेगा, सेम उत्प्रेरक दोनों काम नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा? इस एनर्जी को बढ़ा देगा। तो जो ऐसे जा रहा था अब वो ऐसे जाएगा, तो स्लो हो जाएगा। दोनों काम करता है। यह एक पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, बढ़ाता है।
यह एक पदार्थ है जो सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। सही में कम करता है, देखिए कम करता है। यह एक पदार्थ है जो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है। सही है, बिल्कुल सही है, बढ़ाता है, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाता है, ये भी करता है। यह एक पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया को घटाता है, अभिक्रिया के दर को घटाता है। तो ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, इसमें सारा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। ठीक है, सारा सत्य है, चारों स्टेटमेंट। कह रहा है कि मैच कीजिए सूची 1 सूची 2। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन होता है जब ठोस से डायरेक्ट कहाँ चला जाए, गैस में। हिमांक किसे कहते हैं? हिमांक जब, या हिमीकरण क्या होता है? जब लिक्विड से यानी द्रव से बनता है सॉलिड, द्रव से बनता है ठोस। गलनांक किसे कहते हैं? जब ठोस से बनता है द्रव। औद्वाष्पन किसे कहते हैं? जब द्रव से बनता है गैस। तो इस तरह से ये रिलेशन है, आप इसको देख लीजिए क्या है। ए का क्या, 4, ए का 4 एक ही में है, बी में। निम्नलिखित में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? संलयन मतलब क्या होता है, फ्यूजन। संलयन मतलब क्या, फ्यूजन। परमाणु बम नहीं, ये विखंडन है। ये क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के आधार पे है। अब आप कहेंगे कि विखंडन क्या होता है, नहीं समझे। देखिए विखंडन मतलब होता है यूरेनियम टूट जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में और 3 न्यूट्रॉन देता है, तो इसे कहते हैं विखंडन। और संलयन किसे कहेंगे? संलयन उसे कहेंगे जैसे 2 हाइड्रोजन मिलके और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है हीलियम का, तो ये संलयन हुआ। इसमें भी ऊर्जा निकलती है, इसमें भी ऊर्जा निकलती है, पर अगर इसमें ऊर्जा 1 है, इसमें ऊर्जा 2 है, तो ऊर्जा 2 जो है ना वो ज़्यादा होता है किससे, ऊर्जा 1 से। ठीक है, ऊर्जा 2 ज़्यादा होता है ऊर्जा 1 से। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। परमाणु बम में क्या है, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है और इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलता है। नाभिकीय संलयन में ज़्यादा एनर्जी निकलता है किससे, विखंडन से। यानी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में ज़्यादा खतरनाक कौन है, तो हाइड्रोजन बम है ना। ये ऊर्जा का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मैडम क्यूरी, एक्सरे, अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश नहीं, लाइनस पॉलिंग, इलेक्ट्रॉन, सीवी रमन, रमन इफेक्ट। ये डी सही है बस, क्योंकि बाकी सब स्टेटमेंट क्या है, गलत। मैडम क्यूरी क्या किए थे, रेडियो एक्टिविटी में इनका कंट्रीब्यूशन था। एक्सरे का कौन किया था, रॉन्जन। कौन किया था, रॉन्जन। अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, बल्कि हर्ज साहब क्या बताए थे, प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश विद्युत विधि, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। पॉलिंग साहब जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताए थे, बल्कि कौन बताए थे, जे थॉमसन। कौन बताए थे, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। नॉर्मल है, इसको तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे। कार्बन 12 एंड कार्बन 14 के समस्थानिकों में विभिन्नता का कारण इसकी संख्या में भिन्नता है। किसकी संख्या अलग होती है, देखिए कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। इसका जेड मतलब परमाणु संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब 6 होगा। इसमें परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब 6 होगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 12 - 6 तो कितना होगा, 6। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 14 - 6 तो कितना होगा, 8। तो यहाँ देखिए दोनों में ZPE सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या डिफर कर रही है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो रही है। तो समस्थानिक में न्यूट्रॉन भिन्न संख्या में मौजूद होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई भी तत्व का जो समस्थानिक होता है उसमें भिन्न संख्या होती है न्यूट्रॉन की। ठोस वानस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बना है? तो जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, जैसे कोई वनस्पति है, पेड़ पौधा है, उसका ठोस भाग लकड़ी वगैरह जो है वो क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या बना होता है, सेल्यूलोज। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? मटर, आलू, सरसों या चावल? तो मटर। इसके
जड़ में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को खींचता है वायुमंडल से। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब फसल लगाते हैं खेत में तो मिक्स करके लगाना चाहिए, मटर भी, गेहूँ भी, सरसों भी, सब मिलाकर लगाइए ताकि नाइट्रोजन का मात्रा बढ़े। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटे भाग को क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु मतलब एटम, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने हैं, एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। बाकी उसका हिस्सा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम में किस तरह से होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है कक्षा में। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की, तो अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड साहब ने की। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है, क्षार धातु किसे कहते हैं, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं क्षार धातु। क्षार धातु कौन होता है, तो जो पहले ग्रुप समूह में है, पहला समूह, फर्स्ट समूह में जो है, पहला समूह में कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, जिसमें फ्रेंसियम क्या है, रेडियो एक्टिव। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम में मिलाइए तो यहाँ पे लिथियम दिया हुआ है, तो लिथियम है हमारा सही आंसर होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम में लिथियम जो है यहाँ पे वो क्या है, क्षार धातु है। और यही अगर दूसरे समूह का बोला जाता, तो सेकेंड समूह में अगर बोला जाता तो उसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, जिसमें रेडियम जो है रेडियो एक्टिव है। तो ये जो है इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन पृथ्वी धातु। प्रोटीन के विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। क्या प्रोटीन वसा से बनता है या न्यूक्लियोटाइड से बनता है, शर्करा से बनता है या अमीनो एसिड से बनता है। याद है आपको, मैंने अभी बताया था कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन जो है, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड का बहुलक है, अल्फा अमीनो एसिड का बहुलक होता है, यानी अमीनो एसिड से ही बनता है क्या, प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही। आई होप आज के क्लास में आप बहुत कुछ सीखे। इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमेशा क्वेश्चंस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक समय आएगा जब आपके पास सफिशिएंट कॉन्सेप्ट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स अगले क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ। जय हिंद।